हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पिछले सेशन में मैंने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करवाया था क्लास 10th का। जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं उस तरीके से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करवाया था। तो आज हम चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ बिना देरी किए हुए और समझेंगे कि किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, जिससे आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। अगले कुछ सेशंस में जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन भी करवा दिया जाएगा और अब जो पढ़ाई चलेगी वो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की तैयारी के हिसाब से चलेगी। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों 2020 का विज्ञान सैद्धांतिक का आपका क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है। पिछले सेशन में हम लोगों ने जान लिया था कि क्या लिखे होते हैं। 3 घंटे में आपको अपना 3 घंटे में बच्चों आपको अपना ये पेपर जो है वो कंप्लीट करना होता है और इसमें पूर्णांक आपको मिलता है 80 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का जो क्या होगा आपका प्रैक्टिकल होगा और 80 नंबरों का 80 मार्क्स का आपका क्या होगा क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, और उसके बाद अंकों के हिसाब से प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं और प्रश्न संख्या 1 जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 7 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 16 से 24 तक 3 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 25 से 30 तक 4 अंकों के प्रश्न हैं। ठीक है, पिछले सेशन में हमने इस प्रश्न के जो पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो मैंने आपको, हम लोग क्या करेंगे आज बायोलॉजी सेक्शन का, जीव विज्ञान सेक्शन का जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सेकेंड क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेट करता है, थर्ड क्वेश्चन आपका मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है। किडनी इन ह्यूमन बॉडी इज रिलेटेड टू। पिछले सेशन में हम लोग विस्तार में इस पे चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य शरीर में वृक्क जो है वो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। तो जो राइट आंसर होगा वो उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, किडनी इन ह्यूमन बॉडी इज रिलेटेड टू एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इसके बारे में, इसलिए मैंने टिक डायरेक्ट लगवा दिया क्योंकि हम इस पे चर्चा कर चुके हैं पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। What are the organisms called which depend directly or indirectly for the food produced by the producers in an ecosystem? क्या कहलाते हैं वो जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं। यानी कि उत्पादक और उसके अलावा उत्पादकों द्वारा बनाए गए चीजों को यूज करने वाला क्या होता है बच्चों, उपभोक्ता होता है। तो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कंज्यूमर्स जो है वो इसका सही आंसर होगा, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए 4 क्वेश्चन जो थे आपके, प्रश्न संख्या जो 1 थी उसमें जो आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, यानी कि एमसीक्यूज पूछे गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारे 1-1 नंबर थे और उसमें आपको जो सही उत्तर था उसको आपको उसमें लिखना है। अब उसके बाद 1-1 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन और हैं। 1-1 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन और हैं। प्रश्न संख्या 2 से लेकर के 6 तक भी आपके 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। तो 1-1 नंबर के प्रश्न में, 1-1 नंबर के प्रश्न में बच्चों आवश्यकता है कि
मैक्सिमम आप 1 लाइन, 2 लाइन, बड़ी क्लास में आप 3-4 लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप 10th में हैं तो आपको 1 या 2 लाइन लिखना सफिशिएंट होगा। मतलब 1 या 2 लाइन लिख लेंगे तो आपका जो है मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 लाइन में आपको, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1 या 2 लाइन लिखने की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, व्हाट अ फ्लावर विद बोथ स्टेमेंस एंड पिस्टिल इज कॉल्ड, यानी कि पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाता है। यानी कि ये बात कर रहा है एक ऐसे फ्लावर के बारे में, एक ऐसे पुष्प के बारे में जो कैसा है, जिसके ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी सेम उसी फ्लावर पे मौजूद है। यानी कि उस पे पुंकेसर भी है और स्त्रीकेसर भी है। तो पुष्पों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि पुष्प कई प्रकार के होते हैं। एक लिंगी पुष्प, जिस पर एक ही लिंग यानी कि कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, द्विलिंगी पुष्प, और आपका उभयलिंगी पुष्प। स्त्री केसर एवं पुंग केसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाता है, तो स्त्री केसर और पुंग केसर युक्त दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाता है, उसको आप उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो उसको आंसर हम लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं उभय लिंगी। मैं आपको एक ही शब्द में लिख दे रही हूँ, लेकिन इसको आप पूरा ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, या उत्तर नंबर 3 ऐसा लिखेंगे। अब उसमें लिखेंगे पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्प, है ना। ये पहले ये सब ये लिखेंगे, इतना लाइन, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्प, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये वाला शब्द लिखेंगे, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। उभयलिंगी पुष्प, है ना। अब लिख देंगे कहलाते हैं। पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्प उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम लिखिए। ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम लिखिए। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छी तरह से कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 2 लाइनों के करीब लिखना है ना। तो ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम ऐसे लिख सकते हैं, ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम। उसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी है। एक लाइन में आप लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कंप्लीट है आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष होगा। मैन is able to see the distant objects clearly but unable to see clearly the nearby objects. Which sightedness is the man suffering from? अब जब हम पढ़ रहे थे, देखो जहाँ पे निकट रखी वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई पड़ती और दूर रखी वस्तुएं क्लियर दिखाई पड़ती हैं, तो उसमें बच्चों
उल्टा होता है, मतलब निकट अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है, दूर दिखाई पड़ रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा। और अगर इसका हम उल्टा समझ लेते हैं, मान लीजिए अगर निकट रखी वस्तुएं क्लियर दिखाई पड़ रही हैं और दूर रखी वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं तो निकट दृष्टि दोष होता है ना। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 में होगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये आपके 1 नंबर के 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपको 6 तो बहुविकल्पीय प्रश्न मिले। 6 प्रश्न किस प्रकार के मिले आपको? बहुविकल्पीय प्रश्न मिले। और उसके बाद आपको 5 प्रश्न ऐसे मिले जो लगभग 1 लाइन में लिखने पर आपका कंप्लीट हो रहे थे, तो वो आपका मिला। अब बच्चों आपको अब आगे क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको लगभग आधा पेज आपको लगभग लिखना होगा, तब आप उसको आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिल जाएंगे। आपको आधा पेज लिखना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिन्हें हम बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, वो लगभग आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को उसमें मार्क्स अचीव करने के लिए आपको क्या करना होता है? लगभग आधा पेज, या आप कह सकते हैं कि 8 लाइनें, मुश्किल से 8 लाइनें अगर आप लिखेंगे विद एग्जाम्पल, अगर आपके पास उसका उदाहरण भी मौजूद है तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, तो विद एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे तो लगभग 8 लाइनें लिखेंगे तो आपका जो है क्या कंप्लीट हो जाएगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और परफेक्ट माना जाएगा। मतलब आइडियल क्वेश्चन का आंसर 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आप अगर 8 लाइनें लिख देते हैं, एक लाइनों में आप एग्जाम्पल लिख देते हैं, तो आपका आइडियल आंसर माना जाएगा और फिर उसमें मार्क्स जो है वो ठीक ठाक आपको मिल जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 जो थी क्वेश्चन पेपर में आप देख पा रहे हैं, जो प्रश्न संख्या आपकी 9 है बच्चों, वो क्या है? स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 9 अब हम सॉल्व करेंगे। वो क्या है? स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। यानी कि वो आपसे कुछ थ्योरी भी जानना चाह रहा है और उसका एक एग्जाम्पल भी जानना चाह रहा है। What is the difference between autotroph and heterotroph? Give an example of each also. यानी कि उन दोनों के एग्जाम्पल भी एक आपको देने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही इजी। इसको आप 8 मुश्किल से 8 लाइनें लिखेंगे, आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये तीनों सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे उत्तर नंबर 9 लिखेंगे हम उत्तर नंबर 9। मन करे आप डबल स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं या आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे डबल स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, उत्तर लिखना शुरू करेंगे। पहले आप हेडिंग डालेंगे। क्या करेंगे? पहले आप हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग आप लिखेंगे ब्लैक कलर की पेन से, स्वयंपोषी। पूछ रहा है आपको स्वयंपोषी और विषमपोषी के बारे में उसने पूछा है, तो पहले हेडिंग डालेंगे स्वयंपोषी। ठीक है, चेंज योर पेन टू ब्लू कलर। अपना जो पेन है उसको ब्लू कलर वाला ले लेंगे और लिखेंगे वे जीवधारी जो ऊर्जा हेतु अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, अपना भोजन
स्वयं निर्मित करते हैं, स्वयंपोषी या स्वपोषी जीव कहलाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं कलर को। स्वयंपोषी या स्वपोषी जीव कहलाते हैं। कहलाते हैं। और उदाहरण भी लिख देंगे। उदाहरण सभी हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी गई हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों के बारे में पूछा गया है। जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में भी आपको आंसर शीट में लिखना होगा, है ना। तो लिखेंगे विषमपोषी, विषमपोषी। और विषमपोषी में लिखेंगे वे जीवधारी जो ऊर्जा हेतु, वे जीवधारी, वे जीवधारी जो ऊर्जा हेतु स्वयं अपना भोजन निर्मित नहीं कर सकते, स्वयं अपना भोजन निर्मित नहीं कर सकते, स्वयं अपना भोजन निर्मित नहीं कर सकते हैं, अपितु दूसरे जीवधारियों पर आश्रित होते हैं, अपितु दूसरे जीवधारियों पर आश्रित होते हैं, क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी कहलाते हैं। और उसके बाद बच्चों इसका एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। लिखेंगे उदाहरण, और उदाहरण में आपको जो भी एग्जाम्पल समझ में आता है वो आप एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे विषमपोषी में क्या क्या आते हैं आप अपना ही लिख देंगे। मनुष्य, हम सभी जो है वो विषमपोषी में आते हैं, क्योंकि हम अपने लिए ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा जो हमें चाहिए अपना जीवन चलाने के लिए, उसके लिए जो ऊर्जा हमें मिलती है, लेकिन उस उत्पादों को हम खाते हैं जो पहले से ऊर्जा बनाते हैं खुद की। तो हम हरे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, हम दूसरे जीवधारियों पर निर्भर हैं, दूसरे जीव जंतुओं पर। तो हम क्या हैं? विषमपोषी में आते हैं। तो उदाहरण में मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, आप ये सब लिख सकते हैं। उसने एक एग्जाम्पल पूछा था, इसमें आप 2-3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चों हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी ज्यादा लिखने से आप ज्यादा मार्क्स नहीं गेन कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है एग्जैक्ट अगर आप उतना लिख देते हैं तो आपको जो है मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अग्न्याशयिक रस
में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखिए। अब चूंकि देखो इसमें केवल नाम लिखने को बोल दिया, लेकिन क्या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल नाम लिख दें तो काम चल जाएगा क्या? केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जब हमने पिछले क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है और उसमें उसने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ यानी कि स्वयंपोषी और विषमपोषी में अंतर भी पूछा और उसका एग्जाम्पल भी पूछा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो क्या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशयिक रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखिए, क्या इसमें केवल नाम भर लिख देने से आपको मार्क्स मिलेंगे? नहीं, नाम के साथ साथ उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा लिखना होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो हमेशा आंसर करते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो पूछा जा रहा है वो कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है। उसके नंबरों के आधार पे आप उसको लिख सकते हैं कि उसका आंसर कितने लाइन में आप लिखें। तो आप मतलब जजमेंट करेंगे आप उस मार्क्स के साथ कि अगर मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 लाइन में आप उसका आंसर नहीं कर सकते हैं। तो 2 एंजाइम्स का नाम भी लिखेंगे और उसके बारे में भी थोड़ा सा लिखेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से बच्चों क्या हो रहा है कि हमारा साथ साथ रिवीजन होता चल रहा है, और रिवीजन केवल उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का हो रहा है जो एग्जामिनेशन में पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। उत्तर नंबर 10 क्या लिखेंगे? अग्न्याशयिक रस, अग्न्याशयिक रस अग्न्याशय से स्रावित होता है, अग्न्याशय से यानी कि पैंक्रियास से स्रावित होता है, है ना। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो बहुत ज्यादा भी नहीं लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब उन्होंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा है कि अग्न्याशयिक रस कौन कौन से एंजाइम का श्रावण करता है ना। तो आपको 2 के नाम लिखने हैं, तो 2 के नाम भी लिख दीजिए और उसके बारे में भी एक एक लाइन आप लिख सकते हैं। तो पहला लिख देंगे और यहाँ पे दूसरा लिख देंगे। पहले नाम लिख देंगे और उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। एक तो इंसुलिन का स्राव होता है और दूसरा ग्लूकागॉन, इसका भी स्राव होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लिख देंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में भी लिख देंगे। इंसुलिन क्या है, बेसिकली कहाँ से इसका सिक्रीशन होता है वही इतना लिखेंगे कि अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इसका स्रावण होता है। अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इसका श्रावण होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो था आपका उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देंगे, है ना, उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देंगे। ग्लूकागॉन के बारे में भी हम थोड़ा सा लिख देंगे, बिल्कुल ऐसे ही 1-2 लाइन। तो ये लिखेंगे
ये अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। ये अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाओं ब्रैकेट में अल्फा भी लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे बीटा कोशिकाओं लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में बीटा भी लिख देंगे। अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, तो इस तरह से, और एंजाइम के दो एंजाइम्स के भी नाम लिखने हैं तो उसको भी लिख देंगे हम एंजाइम में, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ट्रिप्सिन और एमाइलेज ये दो का भी नाम लिख देंगे। ठीक है ना, दो हार्मोन और दो एंजाइम के नाम उसने पूछे हैं ना, तो एंजाइम का भी नाम लिख देंगे और हार्मोन के नाम। ये दोनों जो है ये कौन से हैं, ये हार्मोन्स हैं, है ना, ये भी हार्मोन है और ये भी हार्मोन है। और एग्जाम्पल में एंजाइम लिखेंगे और एंजाइम लिखने के बाद भी दो नाम लिख देंगे, एक और दो। उसका भी हम नाम लिख देंगे, फटाफट से लिख देंगे आपका एमाइलेज और ट्रिप्सिन। बच्चों, हम लोगों ने आज का जैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको लिखना है, ये समझ में आया होगा। और देखो, जब भी आप आंसर शीट में लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपकी जो हैंड राइटिंग है बहुत आकर्षक होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए और स्वच्छ लिखा होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अब उसके लिए अभी आपको हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा दूर दूर बड़ा बड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके जो है वो दिखने में साफ सुथरा अगर दिखाई पड़ेगा तो वो भी अच्छा लगता है। इससे एग्जामिनर को मार्क्स देने में भी आसानी होती है, वो आपको अच्छे से मार्क्स देते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।